हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। आज संडे है, मतलब कि हमारा रविवार का जो रिवीजन वीडियो था उसके साथ मैं यहाँ पर हूँ। इस कुछ ही कारणवश पूरे सप्ताह में हमारी 5 क्लासें कंप्लीट नहीं हुई हैं। इस वजह से हमारे पास 3 क्लासेस थी, 3 क्लासेस हुई हैं, उसका रिवीजन वीडियो है ये। और इन तीनों क्लासेस में हमने बेसिकली सोलर सिस्टम ही देखा है, इससे आगे हम अभी नहीं बढ़ पाए हैं। और इसके आगे हम लोग पहले इतिहास पढ़ेंगे, पहले हिस्ट्री पे जाएंगे और उसके बाद आगे वापस जियोग्राफी पे आएंगे। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वाला जो वीक होगा उसमें हम पहले इतिहास के कुछ क्लासें इतिहास की होंगी, शायद 2 क्लासेस इतिहास की रहती हैं और 3 क्लासेस हम जियोग्राफी कर देते हैं, या जैसा आप लोग बताएं वैसा किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये रिवीजन वीडियो। और इसमें हम देखेंगे अपनी तीनों क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है, पिछले अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है। जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये इमेज दिखाई थी, इसमें आपका ये सन था और पूरा सोलर सिस्टम था जो यहाँ पे दिखाया गया था। ये सन था, उसके बाद आपका मरकरी मतलब बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये इनर प्लैनेट्स हैं और ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इसकी 2 क्लासेस चली थी। फर्स्ट क्लास में मैंने इनर प्लैनेट्स को पूरा डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में आउटर प्लैनेट को पूरा डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या हमने इस वाली वीडियो में अभी तक की क्लासेस में क्या क्या जाना है। तो मैंने पहले आपको जितने भी ग्रह हैं हमारे उनके बारे में बताया था कि यह है मरकरी जिसको बुध बोलते हैं, फिर वीनस था जिसको शुक्र बोलते हैं, फिर अर्थ थी जिसको पृथ्वी बोलते हैं, फिर मार्स जिसको मंगल बोलते हैं, फिर जुपिटर जिसको बृहस्पति बोलते हैं, और फिर सैटर्न जिसको शनि बोलते हैं, फिर यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं। तो इन टोटल क्या कहते हैं, इनका टोटल जो काउंट था वो 8 था। तो हमारे पास अभी जो काउंट है पूरा टोटल ग्रहों की संख्या है वो 8 है। ठीक है, मैंने बताया था प्लूटो को क्यों ग्रहों के श्रेणी से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो वो था हमारा नवा प्लैनेट जो पहले हुआ करता था, और 2006 में इसको हटा दिया गया था। इस वीडियो में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपका एक बार फिर से रिवाइज कराने के लिए मैंने ये वीडियो मतलब बनाने की आप लोगों से प्रॉमिस की थी। इस वजह से वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि संडे को मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उसका रिविजन जरूर कराऊँगा, चाहे वो इसमें पिछले वीक में जियोग्राफी हुई हो या हिस्ट्री हुई हो, जो भी होगी। अगर जियोग्राफी पढ़ाई गई जियोग्राफी भी होगी, अगर हिस्ट्री पढ़ाई गई तो हिस्ट्री भी होगी, या कोई और सब्जेक्ट जनरल साइंस का पढ़ाया गया होगा तो वो भी बताया जाएगा। एक ही रिवीजन वीडियो में जितना भी सब एक वीक के अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा, मतलब 5 क्लासेस के अंदर मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ आपको संडे को रिवाइज करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से सैटरडे आपका होगा जिसमें ऑलमोस्ट खाली रहेगा। अगर कोई क्लास मिस होती है तो सैटरडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास जरूर दी जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाएं तो हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा, तो उसके बाद मैंने मतलब पर्टिकुलरली एक एक प्लैनेट को पकड़ के एक एक प्लैनेट की स्पेसिफिक जो चीज़ें थी, जो फीचर्स थे उसके, उनको डिस्कस किया था। पहले जो पूरा डिटेल था वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो मैंने साथ साथ में हिंदी का थोड़ा सा इंक्लूजन किया था, क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने बोला कि हिंदी ज़्यादा बेटर है। अभी भी मैं कन्फ्यूज हूँ, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में एक्सप्लेन करिए। तो मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कि हमें हिंदी में लिखूँ या फिर इंग्लिश में। देखते हैं आगे जैसा भी हो पाएगा। हमने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे मरकरी क्या है, नियरेस्ट टू सन, मतलब सन से सबसे नज़दीक है मरकरी, और सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ें मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, इसलिए जल्दी थोड़ा सा जाएंगे। और ये सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है ऑन इट्स फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सेंस कि सन के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, मतलब परिक्रमण गति जो है इसकी सबसे तेज है। अगर सन यहाँ पर है तो इसकी परिक्रमण गति जो है वो सबसे तेज है बाकी सबसे। और इट हैज़ नो सैटेलाइट्स, मतलब इसके पास कोई सैटेलाइट खुद की नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए वीनस की, तो वीनस के बारे में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है कि ये इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। ठीक है, ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी से इसको सुबह और शाम के टाइम देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट, मतलब सबसे गर्म और सबसे चमकदार ग्रह है पूरे ग्रहों में। सबसे ज़्यादा चमक इसी के ऊपर है और सबसे ज़्यादा गर्म यही है। इस पर मैंने पूरा विश्लेषण दिया था कि ये गर्म सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा CO2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है जो क्या कहते हैं हीट को लॉक करती है। इस वजह से इसका जो है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है कि वीनस क्लोजेस्ट टू अर्थ, मतलब ये है वो कि हम लोग जब सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं मार्स के बारे में होते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि मार्स सबसे नज़दीक होगा, लेकिन पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? अगर पृथ्वी से बात की जाए सबसे नज़दीक है उससे वीनस मतलब शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक है और इसको पृथ्वी का जुड़वा भी बोला जाता है। ठीक है, वैसे तो पृथ्वी को भी फीमेल की तरह कंसीडर होता है, तो बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन है ये। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है।
अगर बात की जाए आगे हमने क्या किया था, तो आगे हमने देखा था पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हमने क्या क्या देखा था, तो ये थी वो पूरी स्लाइड जो पृथ्वी को डेडिकेटेड थी, और मैंने इसमें बहुत सारी बातें जो थी बाद में एक्स्ट्रा भी बताई थी, क्योंकि जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ साथ में अगर आप और भी चीज़ें याद रखते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में कभी कभी क्वेश्चंस डीपली पूछ लिए जाते हैं। तो इसको सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। इसको नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि ये आसमान से, क्योंकि ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। यहाँ से याद रखें आप कि नेपच्यून को, जो सबसे लास्ट ग्रह है हमारी ऑर्बिट में, नेपच्यून को मतलब वरुण को, इसको बिग ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, बड़ा नीला ग्रह, क्योंकि ये ब्लू दिखता है और बहुत बड़ा है, पृथ्वी से इसका आकार बहुत बड़ा है, ठीक है। और बात की जाए अगर कि यहाँ पे हम अभी तक की जो अभी तक जितने भी प्लैनेट हैं उन सब में अकेला पृथ्वी ही है जो भी जहाँ पे जीवन संभव है। और इसके अगर डायमीटर की बात की जाए तो 12,756, अगर आप रेडियस वाइज बात की जाए तो 6,356 को आप हटा सकते हैं, मतलब डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा 6,378, ठीक है। 6,378 किलोमीटर की आपकी इसकी रेडियस हो जाएगी। और डिस्टेंस फ्रॉम सन, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सन मैंने बताया था मिलियन किलोमीटर में, ना याद रखना चाहें आप तो सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। 15 करोड़ में आप इसको याद, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है ये। और जो अभी आपको प्रॉब्लम होती है, आप देख रहे होंगे मुझे लिखने में प्रॉब्लम होती है, इस चीज़ को हम लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, पैड मंगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और ये लिखने की जो प्रॉब्लम है ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो अभी जो है चैनल का हम लोगों का स्टार्टअप एक तरीके से स्टार्टअप ही है, तो अभी फाइनेंशियली उतना अच्छे नहीं हैं हम लोग कि हमें पूरी टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सपेंड किया जा सके। तो अगर जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलता जाएगा, टेक्नोलॉजी और वीडियो की क्वालिटीज़ आपको अच्छी होती दिखेगी। बात की जाए आगे तो मैंने आपको बताया था कि मतलब हमारे अर्थ से एस्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे अगर कोई चीज़ फेंक दी जाए पृथ्वी से, जो कोई चीज़ अगर यहाँ पे पृथ्वी है, इससे उस वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ फेंक दी जाए तो वो वापस पलट के इस पृथ्वी पर नहीं आएगी। मतलब इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ तक है, तो उस क्षेत्र को पार कर जाएगी। तो वो है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 11,200, ठीक है। तो 11,200 किलोमीटर 11,200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ फेंक दी जाती है तो वो हमारी ऑर्बिट को पार कर जाएगी। अब आप बात कर रहे होंगे कैसे रॉकेट्स बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि रॉकेट बाहर निकलने का रीज़न ये है क्योंकि उनके पास जो होता है, उनके पास खुद का सेल्फ जनरेटेड फ्यूल होता है जो उनको बाहर की तरफ ले जा रहा होता है। मतलब वो इस स्पीड के साथ नहीं यहाँ से निकलते हैं, इससे स्पीड उनकी बहुत कम होती है, लेकिन ये है कि उसमें क्या कहते हैं फ्यूल लगा होता है जो कंटिन्यू उसको आगे ले जाता है और ऑर्बिट से बाहर तक ले जाता है, ठीक है। बात की जाए अगर पृथ्वी के रोटेशन की, तो पृथ्वी अपना एक रोटेशन अपनी एक्सेस पे 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका और देखा जाए अगर इसका सन के अराउंड रोटेशन तो 365 दिन 0.26 डे, मतलब 365.26 226 डेज में कंप्लीट करता है। और जो ये पॉइंट वाले सिस्टम है, इसकी वजह से जो आपका यहाँ पे बच रहा है लगभग 3 मिनट 20 सेकंड जो हर दिन आपका बचता है, इस 3 मिनट 20 सेकंड को बचाते हुए हम लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है जिस पे लीप ईयर में एक दिन बढ़ा दिया जाता है ताकि कैलकुलेशंस और कैलेंडर देखने में आसान रहे और लोगों को समझ में आए। अर्थ का इकलौता एक सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, मतलब जिसका इकलौता एक उपग्रह है जिसको बोला जाता है मून, मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो ये थी हमारी इतनी पहली क्लास थी। नहीं, इस पहली क्लास में मैंने मार्स भी दिखा दिया था, तो पहली क्लास अभी बाकी है, तो देखते हैं मार्स के बारे में, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी हुई थी उसको डिस्कस करेंगे। मार्स में मतलब मंगल ग्रह पे बहुत ज़्यादा बताया नहीं था, बहुत ज़्यादा बताने को है भी नहीं। वैसे इसको बोला जाता है रेड प्लैनेट। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसको लाल ग्रह बोला जाता है, ठीक है। इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। दोनों का मतलब जो होता है वो कहीं ना कहीं डर से रिलेटेड होता है। और जो इसका सेकंड सैटेलाइट है डीमोस, ये सबसे छोटा सैटेलाइट है पूरे सौरमंडल का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं शायद स्किप कर दूं या मेरे से स्किप हो जाए, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डीप जानकारी चाहिए तो जो वीडियो थी उसको देखिएगा, ये रिवीजन वीडियो है, इसमें चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था जुपिटर के बारे में। जुपिटर मतलब बृहस्पति के बारे में। अगर बात की जाए बृहस्पति की, तो ये पूरे जितने भी सोलर सिस्टम के ग्रह हैं हमारे 8 ग्रहों में सबसे बड़ा है। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि सबसे बिगेस्ट और सबसे हैवीएस्ट है, सबसे ज़्यादा हैवी। अगर मास वाइज भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हैवी है, हैवी मतलब भारी है, सबसे ज़्यादा भारी है।
और सबसे ज़्यादा बड़ा है, साइज में सबसे बड़ा है और मास में सबसे भारी है। और अगर बात की जाए इसके उपग्रहों की, सबसे ज़्यादा उपग्रहों की, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के पास है, 63, मतलब 63 जो है, 63 उपग्रह इसके पास हैं। और जो डायनामेड ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और मैंने जो इसके बारे में बताया था कि ये पहली बात तो इसका रोटेशन जो अपना एक्सिस पे रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। फास्टेस्ट रोटेटिंग एक्सिस है इसका खुद का, ये 9 घंटे और 50 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ही अपने एक्सिस पे रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। और इसके एक रोटेशन की वजह से इसमें क्या कहते हैं, ये पूरा ग्रह जो है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी साइक्लोन्स आते हैं, जिनको सुपर हरिकेन बोला जाता है, क्योंकि साइक्लोन्स को अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है। और अधिकतर खोजें जो है नासा के द्वारा ही हुई हैं, तो वो जो नाम देते हैं वो अपने हिसाब से ही नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जो पाए जाते हैं सुपर हरिकेन्स, ठीक है, सुपर हरिकेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो लाल स्पॉट देख रहे हैं, ये स्पॉट भी यहाँ पे सबसे बड़ा स्पॉट है, जो पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा स्पॉट जो है वो इसी ग्रह पे पाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट यही है कि बिगेस्ट रेड स्पॉट जो है वो इसी ग्रह पे है। और उसका रीज़न भी शायद यही है कि जो इसकी बृहस्पति के फास्ट रोटेशन की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी है, वही इसके कंटिन्यू जो इसमें सुपर हरिकेन चल रहा होता है, कंटिन्यू चलने का रीज़न है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। तो आगे हमने देखा था शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह की जो खासियत है, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ये ग्रही छल्ले, ये रिंग सिस्टम जो है शनि ग्रह का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके 5 पाए क्या कहते हैं, इसके पास खुद का जो है रिंग सिस्टम है, जो स्पेसिफिक रिंग सिस्टम है, मतलब इसके जो रिंग्स हैं वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसके वेल डिफाइंड रिंग्स है, मतलब इनकी ऑर्बिट जो है, घूमने की ऑर्बिट वो डिफाइंड है बिल्कुल, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट है, बृहस्पति के बाद, जुपिटर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो घनत्व है, इसका अगर घनत्व की बात की जाए, इसकी डेंसिटी की बात की जाए, तो ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा कम है, मतलब सबसे ज़्यादा, पहली बात तो लोएस्ट है, और पृथ्वी से बात की जाए तो लगभग 30 गुना कम है इसकी डेंसिटी। तो ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट गैसों से ही बना हुआ पूरा प्लानट है। और अगर बात की जाए सैटेलाइट्स की, तो जुपिटर के बाद, मतलब बृहस्पति के बाद इसके पास सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैटेलाइट्स भी हैं, जो है 60। जुपिटर के पास कितनी थी? 63, मतलब 63 उसके पास थी, 60 इसके पास है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। दूसरा जो ग्रह था उसके बारे में मैंने बताया था आपको, ये है क्या कहते हैं, अरुण। तो अरुण के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि ये पहली बात तो थर्ड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। और उसका जो सिस्टम है मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि इनर प्लैनेट्स जो है उनमें पूरा क्रम थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, लेकिन आउटर प्लैनेट्स में जैसे जैसे बाहर चले जाते हैं वैसे वैसे जो है साइज इसका कम होता चला जाता है। तो पहले आता है बृहस्पति, फिर आएगा सैटर्न, फिर आएगा यूरेनस, फिर मतलब बृहस्पति पहले आएगा, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण, फिर उसके बाद आएगा वरुण, ठीक है। तो ये जो साइज का ये रेशियो है, ये इसी तरीके से धीरे धीरे कम होता चला जाता है जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे। जिनमें से अरुण और वरुण दोनों का जो साइज है और वो कंपोजिशन है वो लगभग सेम ही है, ठीक है। तो साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका कुछ 25,000 के आसपास इसकी रेडियस है, सॉरी। और इसका जो वरुण का जो है, इसका रेडियस कुछ 24,000 कुछ है। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों लगभग सेम ही है। और इनका रोटेशन जो है, इसका जो यूरेनस का रोटेशन है, इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है। तो इसमें जो दिन की डायरेक्शन है पृथ्वी से उल्टी होती है। अगर आपको याद करना है इसके बारे में कौन कौन से उल्टी होती है, तो ये है सिर्फ अरुण और क्या है आपका वीनस, मतलब जिनके पीछे लास्ट में नस लगता है। तो वीनस जो NUS, ये NUS वाला वीनस और यूरेनस, मतलब अरुण और शुक्र, ये 2 ग्रह हैं जिनका जो रोटेशन है बाकी ग्रहों से अलग है, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, मतलब इस तरीके से घूम रहे होते हैं। इसलिए इनका सूरज जो है ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और जो ये हैं ये घूम रहे होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे घूम रहे होते हैं, तो इनका सूरज वेस्ट से निकल के ईस्ट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये है अंतर इनके रोटेशन में। और इसका जो लाइक सैटर्न यूरेनस है ऑलवेज, जो उसकी तरह जैसे सैटर्न के पास रिंग्स हैं, इसके पास भी रिंग्स हैं, और 9 रिंग्स का सिस्टम है जो इसका वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इसके जो रिंग्स है उतने डिफाइंड नहीं जितने उसके थे। तो इसलिए रिंग्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। और इसका लास्ट बचा हुआ, तो इस क्लास में जो लास्ट ग्रह था उसके बारे में हमने देखा था, वो था नेपच्यून मतलब वरुण के बारे में कुछ खास बताने के लिए नहीं था। वरुण जो है इसको बिग ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये जो है यूरेनस के लगभग बराबर ही है। तो ये है, ये मतलब क्या कहते हैं, लास्ट ग्रह है। और इसके बाद जो है, अगर हम सोलर सिस्टम की उसी पहली इमेज पे जाएं,
तो इसके बाद जितने जो मतलब जहाँ पे प्लूटो पाया जाता है, जो प्लूटो की ऑर्बिट है, जैसे यहाँ पे नेपच्यून ख़त्म हो जाता है, ये नेपच्यून है, इसके बाद ये प्लूटो की ऑर्बिट है, इसमें पूरी काफ़ी यहाँ पर और भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं खगोलीय पिंड हैं, जिनको बोला जाता है कुइपर बेल्ट, जिनको कुइपर बेल्ट बोला जाता है। ये जो कुइपर बेल्ट है ये नेपच्यून के बाद आती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी 2 क्लासेस जिसमें मैंने आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि साइज वाइज जो मैं बताया था, साइज और क्या कहते हैं मून के बारे में। तो ये जो नेक्स्ट क्लास थी, क्लास 3, इसमें मैंने बताया था आपको मून के बारे में और भी बाकी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो ये हमारी 3rd क्लास, इसमें मैंने बताया था आपको मून के बारे में। मून में क्या है, मून में जो चीज़ें आपको जानने लायक हैं, सबसे पहली बात तो जो आप देखेंगे कि ये पृथ्वी का इकलौता क्या कहते हैं सैटेलाइट है, अकेला सैटेलाइट है पृथ्वी का। और इसको हिंदी में चंद्रमा बोला जाता है, चांद बोला जाता है, शशि बोला जाता है। बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं, आप अलग अलग पर्यायवाची जाके हिंदी में देख सकते हैं। तो उनसे हमको यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपसे पर्यायवाची नहीं पूछा जाएगा, चांद या चंद्रमा ही पूछा जाएगा। आकार जो है इसका जो है 1/4 है, आकार इसका 1/4 है। सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे, इसका जो आकार है पृथ्वी से 1/4 है और इसके वहाँ पे ग्रेविटी जो है 1/6 है। ठीक है, जैसे जैसे आकार कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक फॉर्मूले के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, तो इस वजह से इसका जो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है 1/6 है और आकार इसका जो है 1/4 है। बात की जाए अगर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के टाइम के बारे में, तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 15 सेकंड के अंदर, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड के अंदर ये जो है अपनी अक्ष पे घूम जाता है। और ठीक है, इसका अपने अक्ष पे घूमना मतलब घूर्णन गति और परिक्रमण गति, मतलब कि ये पृथ्वी है अगर, और ये यहाँ पर चंद्रमा इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका अपने एक्सिस पे घूमने का टाइम और इस ऑर्बिटल एक्सिस पे घूमने का टाइम, दोनों का टाइम बराबर है। दोनों का टाइम बराबर है, मतलब घूर्णन गति और जो क्या कहते हैं परिक्रमण गति जो होती है, दोनों गतियां हैं, दोनों इसकी सेम है। इस वजह से होता क्या है, इस वजह से ये होता है कि जो पृथ्वी पे जो पार्ट दिखाई दे रहा होता है वही पार्ट कंटिन्यू पृथ्वी पे दिखाई देता है। ठीक है, इसका व्यास की बात की जाए अगर, तो इसका व्यास 3476 तथा त्रिज्या, मतलब त्रिज्या तो उसकी आधी कर दी गई सीधे 1738 किलोमीटर है। तो इससे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, 6378 किलोमीटर थी लगभग, और इसकी कितनी 1738 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप इसके आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात थी कि चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, क्योंकि जो बाकी दिनों में चंद्रमा अपने आप कट रहा होता है, कहीं ना कहीं छोटा दिखाई दे रहा होता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, जब एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, मतलब पृथ्वी क्या है, जो पृथ्वी जो है अर्थ, वो चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है। अगर चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो उसको क्या होगा कि उसकी परछाई जो है चंद्रमा पर पड़ने लगेगी, और उस परछाई की वजह से, जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था, उस परछाई की वजह से चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो ये है वो सिस्टम जिसमें चंद्र ग्रहण दिखाया गया था। कैसे होता है, ये सूरज है और ये पृथ्वी बीच में, यहाँ पर चंद्रमा। तो ये जब बीच में आ जाएगी पृथ्वी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी परछाई पड़ने लगेगी चंद्रमा में, जिस वजह से चंद्रमा जो है पूरा ढक जाता है। तो ये था लूनार सिस्टम, या मतलब जो क्या कहते हैं अपना चंद्र ग्रहण। और उसके बाद जो मैंने बताया था इसमें कि अभी तक जो भी गए हैं, जो लोग गए हैं चंद्रमा पे, उसके बारे में सबसे सफल जो पहला सफल अभियान था, इस बारे में पहला सफल ऑपरेशन था जो, वो 1969 में अपोलो 2 जो अंतरिक्ष यान था वो गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इनके साथ गए थे एडविन एल्ड्रियन। ठीक है, इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम बोला भी जाता है, इसलिए मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ उसको। तो ये 2 लोग उस चंद्रयान में गए थे। पहला जो चंद्रयान गया था अपोलो 2, तो आपको इसमें से दोनों का नाम याद रखना है, क्योंकि पहला नाम सभी लोगों को याद होता है और सेकंड नाम जो है ये काफ़ी कम लोगों को याद होता है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसकी उत्पत्ति और इसका लगभग जो क्या कहते हैं उम्र है, कितने दिन पहले ये उत्पत्ति हुई थी इसकी, तो पृथ्वी के लगभग बराबर ही है, 460 करोड़ वर्ष लगभग इसकी उत्पत्ति को हो चुके हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो खत्म होता है। देखते हैं और जो एक दो आकाशीय पिंड हमारे बचते हैं उनके बारे में। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था एस्ट्रॉइड्स के बारे में। इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ऑर्बिट है, बीच की ऑर्बिट में एक बेल्ट पाई जाती है, पूरी एस्ट्रॉइड्स की एक पूरी बेल्ट पाई जाती है, जिसमें बहुत छोटे से बड़े तक, मतलब छोटे से बड़े तक एस्ट्रॉइड्स हैं। तो उनमें सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड है उसको बोलते हैं सीरीज जो है इसका जो क्या मतलब डायमीटर है लगभग 950, ये 950 लिखा हुआ है, 950 किलोमीटर के आसपास है, मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा है।
अगर एस्ट्रॉइड्स की बात की जाए उस हिसाब से काफ़ी बड़ा है। उसको बौने ग्रह भी बोला जाता है, इसको बौना ग्रह भी बोला जाता है। जैसे कि जो हमने डॉर्फ प्लैनेट हमने प्लूटो को बोलना शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा इसका इतना बड़ा साइज है इसका, क्योंकि ये अपने आप को खुद को गोल आकार में बनाने में, गोल आकार का करने में सक्षम है। जब किसी ग्रह का या किसी खगोलीय पिंड का आकार बड़ा होता है तो उसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि वो अपने आप को एक गोल आकार में स्टेबल कर सके। ठीक है, मैंने इस पे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये थे एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह जो हमने देखा था। इसके बाद आते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? इसके बाद हैं उल्कापिंड जो होते हैं, ये हैं उल्कापिंड। जो उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड हमारी क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है उसके आसपास जो पूरे हैं, जो पृथ्वी की ऑर्बिट है या पृथ्वी जो है जहाँ पर उसके आसपास जो पिंड, खगोलीय पिंड जो घूमते रहते हैं उनको बोलते हैं उल्कापिंड। और आकाश में हम लोग जो कभी कभी देखते हैं टूटता हुआ तारा जिसकी बात की जाती है, एक बड़ा तारा होगा उसके बाद छोटे छोटे तारों की एक पूंछ सी लगी होती है, तो उनको वो होते हैं उल्कापिंड। आकाश में कभी कभी आकाश की ओर एक तरफ से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड जो दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं उल्का या मेटेरोज। ठीक है, तो ये साधारण बोलचाल भाषा में इसको टूटता हुआ तारा या लूका बोला जाता है। ठीक है, इनकी जो ऐसे होते हैं कुछ एक पिंड जो वायुमंडल से बच के, मतलब वायुमंडल से बिना जलने से बचकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनको बोलते हैं उल्कापिंड। या इन जब तक ये बाहर रहते हैं तब तक इनको बोला जाता है उल्का। ठीक है, तो ये है उल्कापिंडों के बारे में। और इसके बाद हमने देखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरी क्या कहते हैं, पूरे सोलर सिस्टम का जो परिवार है उसका जो मुखिया है उसके बारे में हमने देखा था, और वो है सन। तो सन के बारे में बात की जाए अगर, तो सन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था और इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखाया था। सन क्या है? सबसे पहली चीज़ तो सन एक तारा है और इसका जो व्यास है लगभग 13,92,000 इतना है। तो आप इसका जो साइज़ है वो पृथ्वी के कंपेयर में देख सकते हैं कितना बड़ा होगा। पृथ्वी तक प्रकाश इसका आते आते 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 मतलब 16.6 सेकेंड तक लगता है। और इसकी जो आयु है लगभग 5 मिलियन मतलब 5,500 करोड़ वर्ष के आसपास है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों से है और आगे कितने दिनों तक ये और स्टेबल रहने वाला है। इस पे अगर बात की जाए गैसों के मिश्रण के बारे में, तो हीलियम 71% 26% के आसपास है, सॉरी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% और अन्य बचे हुए 2.5% में है। तो ये आपको याद नहीं करना है, बस बेसिकली आप इतना याद रखिए कि सन पे जो एक प्रक्रिया चल रही होती है, सन पे क्या हो रहा होता है, जो हाइड्रोजन है उसका नाभिकीय संलयन हो रहा होता है और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन करके, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है नाभिकीय संलयन करके He बना रही होती है, मतलब हीलियम बना रही होती है। तो जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, इस वजह से हम लोग इसको पृथ्वी पे कैरी आउट नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से पृथ्वी का जो क्या कहते हैं, इसी वजह से सन का जो इतना एनर्जी का सोर्स है, सन की एनर्जी का जो रीजन है वो यही है। सन की एनर्जी का पूरा रीजन जो है, जो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया हो रही होती है, इस वजह से वहाँ पे सन के पास इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा उसके पास एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि सन का जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें याद करने वाली बात हमने ये बताई थी कि जो हमको दिखाई दे रहा होता है, सन का जो भाग हमको दिखाई दे रहा होता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। फोटो का मतलब ही होता है जो दिख रहा हो, जब देखा जा सके, तो इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। अगर जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम पे आपको कोरोना दिखाई दे रहा होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं साइज। अगर प्लानट की साइज़ के बारे में मैंने इसके बाद आपको बताया था, तो प्लानट के साइज़ के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। उसके बाद ये चारों लगातार आ जाएंगे, ये आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर के बाद बाहर की तरफ जाते हुए, और उसके बाद आएगा अर्थ, और उसके बाद बचे हुए सभी इनर प्लैनेट। मतलब इनर प्लैनेट्स में जितने अंता जितने भी वो ग्रह थे उन सब में सबसे बड़ा क्या है, अर्थ ही है। ठीक है, अर्थ से कोई भी ग्रह जो इनर प्लैनेट है वो अर्थ से बड़ा नहीं है, और कोई भी इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट से बड़ा नहीं है। तो जुपिटर, उसके बाद बाहर पीछे की तरफ जाते जाते आप देख सकते हैं जुपिटर की जो डायमीटर है, जो इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्याएँ लिखी हुई हैं, सबके डायमीटर लिखे हुए, सॉरी डायमीटर नहीं, इसकी रेडियस लिखी हुई है, त्रिज्या लिखी हुई है। तो इसको देख सकते हैं लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास इसकी त्रिज्या है। फिर उसके बाद सैटर्न 58 पे है, फिर 25, मैंने बताया था कि यूरेनस की 25 है और उसकी 25,300 है और उसकी 24,600 है। तो इन दोनों में यूरेनस और नेपच्यून में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अर्थ की उसके बाद बात की जाए तो देखिए आप कितना ज़्यादा अंतर है, डायरेक्ट अर्थ जो है 6,000 पे आ जाती है। इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो इनर प्लैनेट्स हैं इन सब की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर डेंसिटी वाइज बात की जाए तो डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, इन सबसे डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जो साइज़ है वो काफ़ी कम है। उसके बाद अर्थ के बाद आता है वीनस, और फिर आता है मार्स, और फिर लास्ट में आता है मरकरी। मरकरी मतलब बुध ग्रह।
और वीनस मतलब शुक्र ग्रह और मार्स मतलब मंगल ग्रह। मैंने बार बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। ये वीडियो थी, पहली रिवीजन वीडियो थी, आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मैंने रिवीजन वीडियो, इसके बाद मैंने इसमें क्विज़ भी दी थी, जिसको मैं अगली वाली वीडियो में जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस तरीके से ये थी हमारी पहली रिवीजन वीडियो, जिसको मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रिवीजन वीडियो लेके आऊँगा आप सबके साथ। तो इस रिवीजन वीडियो में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसी लगी रिवीजन वीडियो, क्या प्रॉब्लम थी, क्या अच्छी चीज़ थी, वो सभी चीज़ें जो हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूं, इसलिए मेरा जो फोकस होता है वो कमेंट बॉक्स पे ही रहता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में जो भी बातें हैं आपकी वो शेयर नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा आपको प्रॉब्लम किस चीज़ पे है और आपको और क्या चाहिए जो हमारी इस वीडियो में इंक्लूड हो। तो क्विज़ इंक्लूड करने के लिए मतलब कुछ लोगों ने क्विज़ इंक्लूड करने के लिए बोला था मुझसे, तो मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें एक क्विज़ इंक्लूड भी की थी। और वो क्विज़ जो है वो ये क्विज़ थी, 5 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। एक बार फिर से देख लीजिए जो लोग नहीं देखे थे उस वीडियो को, इसमें ये क्विज़ देख लीजिए। ये जो हमारी रेगुलर क्लास होती है उसमें मैं इस क्विज़ को सॉल्व कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट डे के लिए जो आपको नेक्स्ट क्विज़ दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी रिविजन वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमको मोटिवेशन मिले और हम कंटिन्यू एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ हर बार जुड़ते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।